आप कैसे योगा से जुड़ी हैं? भोपाल आई, यहाँ आकर मैंने योग के बारे में पढ़ा। न्यू बिगनर है जिनको नया नया योगा सीखना है तो उनके लिए जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका शरीर साथ दे रहा है, आपको उतना ही करना है। साल की जो थीम रखी गई है वृद्धावस्था में योग है। 60 साल के बाद किस तरह का योग रहता है? कि WHO ने अब उम्र में 60 साल तक यंग माना गया है। जो जमीन पर बैठकर आसन नहीं कर सकते हैं वो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं। प्राणायाम, ध्यान सब कुछ चेयर पर बैठ के कराते हैं और उनको बराबर पूरे वही रिजल्ट मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव, आपकी होस्ट और दोस्त, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तो देखिए, जिस तरह से आज हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम दौड़ भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर असर हो रहा है तो हमारी हेल्थ पर हो रहा है। वो चाहे मेंटल हेल्थ हो या हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, दोनों ही तरह की जो हेल्थ है उनको किस तरह से दुरुस्त किया रखा जाए। योग में क्या क्या उपाय हैं, योग से कैसे हम अपने आप को, जीवन को जोड़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती हैं, स्ट्रेस कम कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इनके बारे में मैं बताऊँ, लगभग 25 सालों का तो इनका अनुभव है, योगा एक्सपर्ट है ये। और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छी डाइटिशियन भी हैं। तो योगा एक्सपर्ट तो है ही, डाइटिशियन भी बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम। तो शुरुआत मैं अगर करूँगी तो सबसे पहले कि आप कैसे योगा से जुड़ी हैं? कि 25 साल से तो आपको योगा सिखाते हो गया, तो आपने कब से शुरू किया? योग मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था, क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी और मेरे जिनसे मैंने अपनी गुरु दीक्षा ली थी वो भी महाकुंडलिनी योग शक्ति से ही परंपरा से थे। तो जब मैं उनके पास जुड़ी तो योग को जाना, समझा। और हमारी सबसे पहले शुरुआत कभी भी फिजिकल नहीं हुआ। एक तरह से हमें सबसे शुरुआत से गुरुदेव के माध्यम से मैं मेंटली ही योग से जुड़ी थी। सबसे पहले मेंटल एस्पेक्ट, साधना और तप, मंत्र, इससे उन्होंने सबसे ज़्यादा हमें जोड़ा। फिर जब मैं भोपाल आई, यहाँ आकर मैंने योग के बारे में पढ़ा, डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद मैं लगातार 25 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ और लोगों को योग सिखा भी रही हूँ, स्वयं भी स्वस्थ हूँ, सबको स्वस्थ रख रही हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और आज के समय में इससे नेक काम कोई हो नहीं सकता। तो अगर जो न्यू बिगनर है, जिनको नया नया योगा सीखना है, तो उनके लिए कैसे कैसे शुरुआत करें? देखिए, जो बिगनर्स होते हैं, हमारे पास सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम शुरुआत से कभी भी एकदम से ज़्यादा नहीं कराते, उनको धीरे धीरे इस शुरुआत कराते हैं। क्योंकि योग की क्रिया में बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं होती। हमेशा ये कहा जाता है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका शरीर साथ दे रहा है, आपको उतना ही करना है। शुरुआत में हम उनको सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, थोड़ा वार्म अप कराते हैं, छोटे छोटे आसन कराते हैं जिससे उनकी मसल्स टोन हो जाए, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका योग में एक आदत आना चाहिए और इंटरेस्ट डेवलप हो। उसके लिए हम उनको डिफरेंट तरह की चीज़ें बताते भी हैं, जिससे कि उनका योग में भी रुझान हो जाए और उन्हें समझ में आए कि हम पिछले 10-15 दिन या 1 महीने से लगातार कर रहे हैं तो हमारे अंदर कितने परिवर्तन आए हैं। और इसी परिवर्तन को लेकर ही लोग इस मार्ग की तरफ जा भी रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि योग केवल स्वास्थ्य ही नहीं, शांति का भी मार्ग है। तो जैसे हमने अभी बिगनर्स की बात की, तो बिगनर्स के लिए किस एज से आप लोग शुरू करते हैं? मतलब बिगनर में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जी, बच्चों की तो उम्र हम लोग 8 साल का कहते हैं कि 8 साल से पहले बच्चों को योग में सिर्फ मंत्र या ताड़ासन या बैठकर थोड़ा सा ध्यान, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करा सकते हैं। बाकी ज़्यादा कठिन आसन नहीं कराया जा सकता। लेकिन 8 साल की उम्र के बाद से उनको आसन भी कराते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, ध्यान भी कराते हैं। धीरे धीरे इस एज से उनको लेकर आते हैं। बाकी जो एडोलेसेंस एज है, जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो गृहिणियाँ हैं जो
अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, लेकिन अर्ली मॉर्निंग यदि उठती हैं तो वो हमारे से लगातार जुड़ी हुई हैं। और आज के समय में तो योग एज की तो कोई लिमिट नहीं रही है। 8 साल से 80 साल तक का व्यक्ति योग आराम से करता है, यदि वो सही एक्सपर्ट के पास हो और उसको सही गाइडेंस मिले तो योग 8 से 80 साल के लोग कर सकते हैं। वैसे भी इस बार जो 21 जून को हम हर साल योगा दिवस मनाते हैं और इस साल की जो थीम रखी गई है वृद्धावस्था में योग है, तो हम अपनी थीम पर ही चलते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वृद्धावस्था को अब जैसे हम डिफाइन करें 60 के बाद, है ना, तो 60 साल के बाद किस तरह का योग रहता है, क्योंकि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 60 साल के बाद कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और उसमें योग कितना फ़ायदा देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि WHO ने अब उम्र में 60 साल तक यंग माना गया है और जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 60 होती है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि अब तो हम ओल्ड एज में आ गए हैं। आप बिल्कुल ओल्ड एज में नहीं आए, लेकिन हाँ, इस उम्र में यदि आप योग की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बिगनर्स की तरह करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए क्या आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। यदि कोई हेल्थ है, जैसे मान लीजिए डायबिटिक हैं आप पहले से, या हाई बीपी है या ऑर्थराइटिस है, तो आपको अपने एक्सपर्ट को, अपने योग गुरु को ये बताना पड़ेगा कि आपको ये पहले हेल्थ इश्यूज रहे हैं या चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आसन कराए जाएंगे। क्योंकि एकदम से आप जाएंगे और आसन कर लेंगे, यदि आपको कोई गलत आसन कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट हैं। योग दिखता जितना इजी है उतना है नहीं, क्योंकि जब हम इसको करते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, ये उतना ही टफ है जितना लोग जिम में करते हैं। क्योंकि योग जितना सरल है, सरल से आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं, इसके आपकी बॉडी का लिमिट पता चलती कि आप किस लिमिट तक कर सकते हैं। लेकिन ये एज पर बहुत डिपेंड करता है। ओल्ड एज जो 60 प्लस हो जाते हैं, हम उनको सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, छोटे छोटे आसन कराते हैं, ताड़ासन, स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिससे उनकी स्पाइन हेल्दी रहे। यदि वो जमीन पर नहीं बैठते तो चेयर योग कराते हैं। चेयर योग में हम सूर्य नमस्कार भी चेयर पर ही कराते हैं, जो लोग मैन्युअली ऐसे नहीं कर सकते, और उनको छोटे छोटे ही आसन कराते हैं जिससे कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और फ्लेक्सिबिलिटी आए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वो आसन आगे थोड़े से कठिन आसन की तरफ ले जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब का एक बहुत बढ़िया सा आश्रम है और मैंने कई बार कवरेज भी की है वहाँ जाकर, जब दूसरे चैनल्स में काम करती थी मैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। सुबह सुबह आध्यात्मिक एकदम वातावरण रहता है और ओम का गुंजायमान होता रहता है, तो वो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। मैंने उस समय देखा था कि बहुत सारे लोग चेयर पर बैठकर योग आसन कर रहे थे, कुछ अनुलोम विलोम जैसी प्राणायाम वाली स्थिति में थे, वो कर रहे थे। तो क्या अगर जो लोग चेयर पर बैठ करके या जो ज़मीन पर बैठकर आसन नहीं कर सकते हैं, वो चेयर पर बैठकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चेयर योग होता है, आप बिलीव करेंगे, चेयर योग से, सूर्य नमस्कार से इतने अच्छे रिजल्ट हैं। मैं कितने लोग हैं जो लोग नहीं कर पाते, उनके मन में, या हम लोग जब मैन्युअली करते हैं और जो लोग बैठे रहते हैं कि अरे हम तो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, और एक सूर्य नमस्कार एक ऐसा है कि एनर्जी बहुत देता है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और चेयर पर कर सकते हैं। आप ठीक है, वो 100% बेनिफिट जो मैन्युअली करते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 60 से 70% वही बेनिफिट्स मिलते हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। जो लोग चेयर पर बैठ के, जिनके नीज़ में प्रॉब्लम है, आजकल कॉमन हो गया है नीज़ में प्रॉब्लम, तो वो जो नीचे नहीं बैठ पाते, हम उनको पूरे आसन भी कराते हैं, प्राणायाम, ध्यान, सब कुछ चेयर पर बैठ के कराते हैं, और उनको बराबर पूरे वही रिजल्ट मिलते हैं जो ज़मीन पर बैठ के करते हैं। हाँ, कई बार हमारे यहाँ वॉक करने के लिए बहुत ज़रूरी बताया जाता है। हमेशा ये बोला जाता है सुबह उठो, जल्दी घूम कर आओ, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलो। क्या वॉक करना काफ़ी है? नहीं, वॉक करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यदि घर से बाहर मॉर्निंग के टाइम पे निकलते हैं तो आप फ्रेश एयर लेते हैं, ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ता है, आपके पूरे, जब आप वॉक करते हैं तो आपके पूरे शरीर के एक एक जॉइंट्स काम करते हैं, और वॉक करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए वॉक तो रामबाण की तरह होता है। योग में तो बेनिफिट्स मिलता ही है, लेकिन हर व्यक्ति को यदि अपने हार्ट को और अपने जॉइंट्स को, नीज को हेल्दी रखना है तो उन्हें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का वॉक करना ही चाहिए, चाहे सुबह करें या शाम को। यदि आप मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन भी उस समय मिलता है, तो वॉक करना भी बहुत लाभदायक है। जब भी योग की बात आती है तो सांसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और अनुलोम विलोम की बात की जाती है, प्राणायाम की बात की जाती है।
तो सांसों का जो संघर्ष रहता है लोगों के साथ में, कई बार जैसे दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हांफने लगते हैं, या थोड़ा सा भी काम कर लिया तो सांस फूलने लगती है, क्या ये योग से ठीक हो सकता है? क्योंकि ये घातक भी है हमारे शरीर के लिए, खतरनाक भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया संगीता जी आपने। योग पूरी तरह से श्वासों पर ही है। हम जो आसन भी कराते हैं वो भी आपका, यदि कहते हैं कि जो आसन के बेनिफिट्स हैं 100% आपको तब मिलेंगे जब 60% आप कॉन्सेंट्रेट होगे अपने आसन के प्रति और 40% का ब्रीदिंग उसके साथ जोड़ेंगे। जब भी आप आसन करेंगे इनहेल करेंगे, जब आसन को आप छोड़ेंगे तो रिलैक्स होंगे तो एक्सेल करेंगे। तो जब श्वासों के माध्यम से आप अपने शरीर से जुड़ते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आप अपनी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, दूसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से वही है जहाँ पर आप कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और नहीं गया है, तो आपका मन उससे शांत होता है। तीसरा, जब हम प्राणायाम कराते हैं तो प्राणायाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे पूरे शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी पावर है वो हमारे लंग्स है। यदि हमारे लंग्स हेल्दी हैं तो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, और जब वहाँ ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो हम इतने आसानी से बीमार नहीं हो पाएंगे। कोरोना काल में प्रॉब्लम आपने कहाँ देखा? ऑक्सीजन हर जगह लेने के घूमा जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इतना स्टैमिना नहीं बचा है, क्योंकि हम जीवन को अनुशासित नहीं रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम अनुशासित जीवन जिए, सुबह की सैर करें, नियमित योग करें, तो शायद हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जिस तरह से आज हम इतनी कम उम्र में देख रहे हैं कि छोटे छोटे 22 से 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो उम्र कभी हमने सुनी ही नहीं थी। जब हमारे समय होता था लोगों को डायबिटीज़ 50-60 के बाद होती थी तो लगता था अरे बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। अब तो कोई उम्र का बंधन ही नहीं रहा बीमारियों का। उसका बहुत बड़ा कारण है अनुशासित जीवन नहीं जीना, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखना, जीवन शैली सही नहीं रखना, कभी भी सोना कभी भी खाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो देखिए, अब पॉडकास्ट में हम लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, आप सोफे पर हैं, मैं सोफे पर हूँ, तो बाकी आसन तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सांसों पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं वो हम बता सकते हैं अपने दर्शकों को। तो एक बार आप सही तरीका अनुलोम विलोम का क्या हो सकता है वो बिल्कुल मैं बताती हूँ। यदि आप चेयर पर बैठकर कर रहे हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड हमारी नासिका मुद्रा होती। नासिका मुद्रा हम इसे कहते हैं कि इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर को आपने फोल्ड किया। राइट नॉस्ट्रल से हम थंब को बंद करेंगे, हमेशा प्राणायाम को आंखों को बंद करके किया जाता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम 5 सेकंड श्वास उठाएंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से हम 10 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। काउंटिंग आपको मन में ही करना है। वापस राइट से 5 सेकंड श्वास लेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट को ओपन करके 10 सेकंड में श्वास छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ। लेने और छोड़ने में कोई आवाज नहीं, साउंडलेस ब्रीदिंग होगी। जितनी साउंडलेस आप ब्रीदिंग करेंगे मन उतना शांत रहेगा और आपका जो लंग्स कैपेसिटी है उतनी अच्छी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्राणायाम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करता है और मन को शांत रखता है। जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, ये प्राणायाम यदि नियमित करें तो उसके लिए अनिद्रा की समस्या भी ठीक हो सकती है। और ये प्राणायाम को जब भी हम जप मंत्र करते हैं या पाठ करते हैं, इस प्राणायाम को यदि हम नियमित रूप से करें तो हमारा मन उसी जगह लग जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं भक्ति मार्ग में। बहुत अच्छे तरीके से आपको देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो प्रायोगिक क्रिया है उसकी किस तरह से हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो हमने अपने पॉडकास्ट में आज अपने बहुत सारे दर्शकों को बताया। तो जो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करें, कहीं गलत ना हो जाए, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए आज एक अच्छा प्रैक्टिकल वर्क देखने को मिला है। और आप चाहें तो इसको बार बार देख करके हमारे एपिसोड को बार बार देखिए और मैडम ने जो बताया है उस तरह से अनुलोम विलोम कीजिए, तो बेहतर तरीके से आप अच्छे से कर पाएंगे। इसकी मैं राउंड्स भी बता देती हूँ। मैंने जो अभी आपको किया था 2 का 1 होता है। जब हम लेफ्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से छोड़ते हैं, ये एक राउंड हुआ।
जब इसको आप लगातार 20 बार करते हैं, 20 टाइम्स करते हैं, तो आपके 10 राउंड्स कहलाएंगे, क्योंकि अच्छा। 2 का 1 होता है। और मेरा कहना है कि शुरुआत आप अपनी 2 राउंड 4 राउंड आप जितना आराम से कर सकते हैं उतना करिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 20 टाइम्स तक जरूर लाइए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आप करने के बाद समझेंगे कि कितने ज़्यादा हैं। निद्रा में जिनको रात में नींद नहीं आती, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपने जैसे काम करके आए संगीता जी, और आप रात में बैठकर बिल्कुल शांत मन से जहाँ आप अपने बेड पर बैठे वहीं स्पाइन को सीधी करके बैठ जाइए और अनुलोम विलोम को लगकर 10 मिनट कर लीजिए। आपको इतनी गहरी नींद आएगी, आपको लगेगा कि आपने सुबह उठेंगे, आपको लगेगा कि मैंने कोई स्लीपिंग पिल्स खा के सोई थी, इतनी गहरी अच्छा। साउंड स्लीप नींद होती है इससे। जी, मैं तो बहुत सालों से नियमित मेडिटेशन और प्राणायाम रात में करके ही सोती हूँ, उसके बिना कभी नहीं सोती हूँ। नहीं तो आप तो सिखा ही रही हैं सबको, तो वो अपने ऊपर भी अप्लाई ज़रूर कर रही जी, होंगी। जी। तो एक और बात समझ में आती है कि आजकल हर जगह जिम देखने को मिलते हैं हमें, जी, तो जिम जाकर भी हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तैयारी करते हैं कि हम कैसे अपने आप को अच्छा स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकें, और योग भी वही बताता है कि आप अपने मन को तन को स्वस्थ रखें, दुरुस्त रखें। तो दोनों में अंतर क्या है फिर? देखिए जिम भी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर मशीन से आपको फिटनेस के लिए सिखाया जाता है। दूसरा, आपको वहाँ पर बहुत फास्ट एक्सरसाइज कराई जाती है। योग में ऐसा नहीं है, हम लोग क्या कराते हैं, कर आपको आसन और सब, आप एक जिम वाला भी हमारे पास व्यक्ति आता है तो वो बोलता है ये तो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है योग, क्योंकि सूर्य नमस्कार भी कार्डियो ही है। यदि आप लगकर अपनी उम्र के अनुसार, मान लीजिए आप 24 साल के हैं और आप 24 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आप जिम के बराबर का कार्डियो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जिम से आप बहुत ज़्यादा एग्जर्ट होते हैं, आप टारगेटेड वर्क करते हैं। हम टारगेट आपको कभी नहीं देते, हम आपसे कहते हैं कि आज आप हमारे पास आएँ, 4 राउंड सूर्य नमस्कार करिए, धीरे धीरे एक वीक में आप 10 पे और 12 पे कब पहुंच जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। ये आपके शरीर में स्टेमिना पावर को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप हर दिन करते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपनी संख्या को सूर्य नमस्कार की बढ़ा सकते हैं, आसन लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन जिम के साथ में आप थकते हैं, योग आपको कभी नहीं थकाता, ये आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, वो डेफिनेटली आपको हेल्दी रखता है। लेकिन जो चीज़ हम बहुत लंबे समय तक लगातार नहीं कर पाएंगे उसको हम मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम, क्योंकि आजकल जिम एक फैशन की तरह बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल। और योग के लिए आपको कहीं आवश्यकता नहीं। यदि आप कहीं बाहर भी गए तो आप एक अपना मैट, वहाँ पर कारपेट भी बिछा है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। प्राणायाम आप ट्रेन में बैठकर, प्लेन में बैठकर, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि आपको स्पेस चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए, आप अकेले होकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये benefit एक है। मैट डाल के कर सकते एक हैं मैट जो डाल के कपड़े कर पहने सकते हैं। हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल जिम कर जाने के सकते लिए हमको पूरी तैयारी करनी हाँ, पड़ेगी। होटल में कर सकते हैं आप बैठ आपको जिम जाना है तो आपको फिर शूज़ भी वैसे चाहिए, हाँ। आपको ड्रेस भी वैसे चाहिए, बैग जी। पूरा होगा, फिर कुछ ड्रिंक्स भी होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन योग में आप सिर्फ अपनी मैट लेकर जा सकते हैं और अपनी जिस ड्रेस में आप चाहें उस ड्रेस में आप कर सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट ही है। जी। अच्छा, योग हमने जिम की बात कर ली और नींद की भी बात कर ली हमने। अब अगर जैसे हम ये सोचें कि सूर्य नमस्कार को एक बार हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सूर्य नमस्कार पे। आपने अभी अभी बताया कि वो एक तरह से कार्डियो ही है, कार्डियो ही है वो। तो सूर्य नमस्कार किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए, और उसके जो आसन होते हैं, जो एक शुरुआत ताड़ासन से होती है, किस तरह से करना चाहिए उसको? देखिए, सूर्य नमस्कार बहुत सारी पद्धति से होती है, सबकी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। एक तो सूर्य नमस्कार 8 साल की उम्र से बच्चों को कराया जा सकता है और 60 साल तक के लोग कर सकते हैं। वो लोग जिनको नी में प्रॉब्लम ना हो, स्पाइन में प्रॉब्लम ना हो, सर्वाइकल में प्रॉब्लम ना हो, स्लिप डिस्क ना हो, माइग्रेन ना हो, हाई बीपी ना हो, ऐसे लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यदि किसी को बीपी है, सूर्य नमस्कार से शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ेगी तो बीपी शूट होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ठंडे मौसम में आप अपनी समस्या के अकॉर्डिंग, यदि आपको बीपी ज़्यादा बढ़ता है, शूट ज़्यादा होता है, मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं आप,
तो फिर आप सूर्य नमस्कार ठंडे समय में करिए सुबह के टाइम पर, और फिर कम 4, 6, 8 राउंड से ज़्यादा मत करिए। और यदि आप कुछ लिमिटेशन से नी की या सर्वाइकल वगैरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आप चेयर पर बैठ के अपने गुरु के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, जिन्हें लो ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की शिकायत रहती है, योगा उनके लिए किस तरह से लाभदायक होगा? देखिए, वही मैंने कहा, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उनको हम लोग जो प्राणायाम कराते हैं वो बिल्कुल ठंडे ठंडे प्राणायाम करवाते हैं। जैसे अभी मौसम चल रहा है, शीतली, शीतकारी, काकी मुद्रा, ये चंद्र भेदन, ये जितने प्राणायाम होते हैं बिल्कुल ठंडे प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम भी कई तरह के होते हाँ, हैं। प्राणायाम मौसम के अनुसार होते हैं मैडम। अच्छा। तो मौसम के जैसा मौसम होता है, जैसे ठंड का समय है, अब आपको ठंड से बचना है, अपनी बॉडी टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो आपको सूर्य भेदन प्राणायाम करना चाहिए। तो शरीर को गर्म रखता है, सर्दी खांसी से बचाता है, अस्थमा के अटैक से बचाता है। इसी तरह से जब गर्मी का मौसम रहता है, एसिडिटी से बचना है, लू से बचना है, हाई बीपी से बचना है, तो आपको जो मैंने प्राणायाम बताए, शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदन, ये प्राणायाम यदि आप रेगुलर करते रहते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। और जो मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया था, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। यदि आप नियमित रूप से मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले करते हैं, तो आप खुद भी देखेंगे कि आपका बीपी में बहुत अंतर आया है। और जो लो बीपी वाले पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि कपालभाति की क्रिया करिए, थोड़ा सूर्य नमस्कार करिए, जिससे एनर्जी लेवल आपका बढ़े। तो इस तरह की क्रिया हम उनको भस्त्रिका करवाते हैं, आसन करवाते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर उनका ऊपर की तरफ आता है। कॉरपोरेट्स में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, समय की कमी होती है। एक तो बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक इतना होता है, ऑफिस टाइम से पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है, समय से पहुंचना ही है, तो फिर भागम भाग होती है, फिर देर रात से लौटते हैं, तो ये कहा जाता है कि समय नहीं है। तो ये इससे ओवरकम कैसे करें लोग बाग? उनके लिए कुछ है? ये सच में बहुत बड़ी समस्या है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में बच्चों के पास समय नहीं है, क्योंकि उनको सुबह का टाइम ही 9 बजे जाना है, रात में आने का टाइम नहीं होता। यदि कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो वो तो ट्रैवलिंग में ही अपना समय आधा निकाल देता है। वो 10 और 11 बजे घर पहुंचता है, कब खाना खाएगा, कब सोएगा। आप सोचिए कि उनका लाइफ कितना हेक्टिक होता है। ऐसे समय में वो कैसे योग करें? तो वो योग को अच्छे से सीख लें। आप चेयर पर बैठ के, जब आपके पास समय मिले, यदि आप अपने ऑफिस में टाइम पर पहुंच गए, उस समय आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा चेयर पर बैठकर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास सुबह का 15 मिनट का भी समय है, तो 15 मिनट का भी एक कैप्सूल होता है योग का, जिसमें आप सूर्य नमस्कार करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, जो आपकी स्पाइन को स्ट्रेच भी करेगा और आपकी डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा। और सूर्य नमस्कार तो आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है, क्योंकि सूर्य का नाम ही है कि वो ऊर्जा का द्योतक होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि सूर्य निकलता है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, हम थोड़े से डल पड़ने लगते हैं। तो उसका कारण ही है कि हमारे जो सूर्य नाड़ी होती है, ये ऊर्जा देती है हमें। तो आप ज़्यादा मत करिए, तो 10 राउंड भी यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। प्राणायाम के लिए कोई बंधन नहीं है, आप अपने चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, यदि आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लंबा समय काम करते हैं, तो फिंगर्स की लिए बहुत ज़रूरी है करना। तो जो पवन मुक्तासन की सीरीज़ के छोटे छोटे आसन व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, यदि आप उसको चेयर पर बैठ के करें, तो भी आप हेल्दी रह सकते हैं। जैसे आपने उंगलियों के बारे में बताया, तो अब ये उंगलियां बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी, लैपटॉप पे भी बहुत चलती हैं, फिर हम सेल फोन चलाते, मोबाइल चलाते, उसमें भी स्क्रॉल करते रहते हैं उंगलियों। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरे हाथ में कई लोगों को मैंने देखा कि दर्द होता है जी। उसके लिए क्या है उपाय? उसके लिए वही मैंने आपसे कहा कि एक तो यदि किसी को बहुत कोई ज़्यादा ऐसा करके आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जिस तरह से ये जो फिंगर्स होते हैं, हमारे फिंगर्स को टाइट रख के इस तरह से मोड़ना है, 1 2 ऐसे कम से कम 20 बार करना है आपको। फिर मुट्ठी बांध के थंब को अंदर करके पूरा स्ट्रेचिंग देनी है, ये इस तरह से। और एक स्माइली बॉल आता है, उसको भी पकड़ के आप 20 से 25 बार यदि करेंगे। एक ग्रिपर आता है, जिन लोगों को नमनेस आ जाती है, जॉइंट्स पेन होता है, तो वो ग्रिपर को आप पकड़ के रखें, फिर छोड़ें, तो ये भी आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज होगी। तो ये मूवमेंट्स यदि आप करते रहेंगे, रिस्ट मूवमेंट करेंगे इस तरह से, ये करेंगे छोटे छोटे मूवमेंट से। जिनको बैठने के लिए आपको ज़मीन पर नहीं बैठना, अलग से कहीं नहीं जाना, आप अपने चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। शोल्डर है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं, तो ये शोल्डर मूवमेंट पूरा घुमा के कर सकते हैं इस तरह से। नेक मूवमेंट है, तो इधर बिल्कुल स्लो मोशन में 1 to 30 राइट जाएंगे, 1 to 30 सेंटर है, 1 to 30 लेफ्ट जाएंगे,
जाएंगे और 1 to 30 सेंटर आएंगे, तो ये जो यहाँ के मसल्स होते हैं ना वो लूज पड़ जाते हैं और उसकी वजह से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती और स्ट्रेस कम होता है। देखिए, यदि हमारा स्ट्रेस भी हमारे जॉइंट्स को स्टिफ करता है, हम वर्कलोड तो रहता ही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, बहुत रहता तो ऐसी स्थिति में हमें रिलैक्स, तो अब ये तो आपके हाथ में है, ये मूल मंत्र हमारा स्वास्थ्य हम कैसे बनाए रखें। तो उसके लिए बेहतर है कि हमें जब जहाँ समय मिले योग को एंजॉय करके करिए। उसके लिए कोई आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, लेकिन एक परफेक्ट आप योग गुरु से सीखिए, यूट्यूब पे देख के या पुस्तक से पढ़कर या किसी के कहने से, बिना बिल्कुल भी ना करिए, ये आपको कई बार नुकसान भी देता है। ज़्यादातर देखिए योग, जिम बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, जुम्बा बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन योग के साथ क्या होता है कि जब तक आप वहाँ जा नहीं रहे हो तब तक आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना। और दूसरी बात ये होता है कि शुरू में भी 2-4 दिन आपको बहुत बोरिंग लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अरे यार बोर हो जाते हैं, उधर मज़ा नहीं आता। इस चीज़ से कैसे बाहर निकले लोग बाग, क्योंकि 3-4 दिन में भी अगर उनको नहीं मज़ा आ रहा तो फिर वो छोड़ देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। वही गलती होती है। देखिए, बहुत अच्छी बात पूछा मैडम ने कि सच में जो लोग आते हैं पहले वो सोचते हैं कि अरे योग तो बहुत स्लो है, ये है, मेरे पास तो योग जो करने आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि हम योग को इस तरह से करके रखते हैं। योग एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जब तक आप इसको करेंगे नहीं, अनुभूति का विज्ञान है। ये वही बात है कि सफ़ेद रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, हमने कभी खाया नहीं तो हम नहीं जानते ये मीठा है या नमकीन है, हम इसको जिह्वा पर रखते हैं तभी तो बता पाते हैं कि हाँ ये मीठा है। तो इसी तरह से योग भी अनुभूति का विज्ञान है। इसको जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आप इसका अनुभव नहीं लेंगे, आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे। लगकर जिसने 3 महीने योग किया है वो कभी भी कहीं नहीं जा सकता। मेरा मानना है आप योग करें और वॉक करें, और जो लोग स्विमिंग के शौकीन है तो वो स्विमिंग करें, इतने में व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। और जिन लोग जो यंगस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम जिम करें, तो जिम के साथ मैं हमेशा एक ही सलाह देती हूँ, मैं अपने बेटे से भी कहती हूँ कि जिम कर रहे हो तो लेकिन फ्लोर एक्सरसाइज करो। आपकी मसल्स का टोन होना बहुत ज़रूरी है। मसल जितना फ्लेक्सिबल रहेगी आप उतना हेल्दी बने रहेंगे। यदि मसल स्टिफ हो गई तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जिम में कितने दिन करेंगे? हमारे पास जिम वाले भी आते हैं, वो उनकी बॉडी तो बहुत स्टिफ रहता है। तो मसल्स का टोन होना और फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, और वो योग से 100% होता है, लेकिन ये आप लग कर करेंगे तब होगा। और अगर ऐसा लगता है कि कभी कभी सब कुछ जादू जैसा कुछ हो जाए, सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, और वो योग से ही हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जादू अगर होता है तो योग में ही होता है। अब बहुत परेशान है, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, कैसे सब एकदम जादू से ठीक हो जाए वो? जादू तो कुछ भी नहीं होता है, आपको समय तो एकदम देना पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब कि कोई बहुत स्ट्रेस में है जी, और उससे बाहर निकलना है, तो कुछ ऐसा है योग में? हाँ बिल्कुल है, जो बचा सके। बिल्कुल बचा सकता है। यदि बहुत स्ट्रेस में है तो सबसे पहले तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस का क्या कारण है, कि परिस्थितियों से भागना ठीक तो नहीं है, क्योंकि आज आप भाग रहे हैं कल वही परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो हम लोग उनको ये काउंसलिंग करके कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, एक जगह बैठकर आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए। जब कभी भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप किसी से बात मत करिए, आंखों को बंद करके केवल अपनी श्वास प्रश्वास को देखिए। आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बुद्धिज्म में भी इसको आनापानासति कहा जाता है, बौद्ध धर्म में। जब आप श्वास को देखने लगते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जो प्राण श्वास है उसका मन से गहरा संबंध है। यदि हम प्राण का नियंत्रण कर लेते हैं तो मन का नियंत्रण हो जाता है, और मन का नियंत्रण करते तो प्राण का नियंत्रण हो जाता है। तो मन का नियंत्रण करना इतना आसान तो है नहीं, हम प्राण का नियंत्रण तो हमारे हाथ में, तो कम से कम हम वो करें तो आप जादू की तरह महसूस करेंगे कि यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैं आज उसको कुछ बोल ही दूंगा, और आपको मालूम है कि मुझे कंट्रोल करना है, आप एक जगह बैठ जाइए और शांत मन से केवल ब्रीदिंग करिए। आपको ही आपका आंसर मिल जाएगा कि नहीं, जो आप कर रहे थे वो गलत है, आपको नहीं करना, और आप काम डाउन हो जाएंगे। और ये बिल्कुल जादू की तरह होता है।
क्योंकि श्वास और मन एक दूसरे को बांध लेते हैं एकदम से। तो उसे आप तब करेंगे जब आप समझेंगे और इसको मानेंगे। यानी तो बहुत टेंशन है हमें तो हम जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर श्वास डीप ब्रीदिंग करिए। Deep 5 जैसे आपने 10 लिया 10 छोड़ा, यदि वो नहीं कर पाते तो 1:1 में करिए। 5 लिया 5 छोड़ा, लेकिन इसको कंटिन्यू धीरे धीरे करिए। जैसे जैसे आप श्वास की तरफ ध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल अपने आप धीरे कम होने लगता है। क्योंकि स्ट्रेस क्या है? हमारे विचार हैं। हम भावनाएं कभी कब बदलती हैं? जब हमारे विचार हमको उथल पुथल कर देते हैं। और विचार ऐसी श्रृंखला है जो जब तक हम सोते नहीं हैं, जागने से लेके सोते तक हमारी लगातार चलते रहते हैं। अनवरत रूप से विचार चलते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन इन विचारों से कई लोग ओवर थिंकिंग, आजकल प्रॉब्लम आपने सुना ही होगा कि बच्चे बोलते हैं कि हम ओवर थिंकिंग होने लग गया, हमको क्यों होने लगा। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जो मैंने आपको अनुलोम विलोम सिखाया है वो और डीप ब्रीदिंग आप नियमित रूप से करिए तो आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव छूमंतर हो गया है। लेकिन इसे नियमित रूप से करेंगे। और जब आपको लगे कि एकदम परिस्थिति विपरीत आ गई है तब आप एक कॉर्नर पर बैठ जाइए कहीं भी अपने, तो आपको लगेगा कि मेरा मन एकदम शांत हो गया है। उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ब्रीदिंग सच में संगीता जी जादू है। मैंने तो कि कोरोना काल में लोगों को सिर्फ यही कहा है कि अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखिए। ब्रीदिंग आपकी लाइफ है, जिसके लिए हम लोग खरीद रहे हैं ऑक्सीजन, वो हमारे अंदर ही है। वो कैपेसिटी को बढ़ाइए आप। यदि आपने उसको बढ़ा लिया, लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, तो हमें क्यों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? हम क्यों बार बार ऑक्सीजन लगा लगा के देख रहे हैं? तो स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा परिवार में भी सभी को कोरोना हुआ था। मैं हॉस्पिटल से रात में 1 बजे भी आकर शावर लेकर सबसे पहले एक कमरे में अपने बेड पर ही बैठे बैठे प्राणायाम करती थी। जब तक आधा घंटे तक प्राणायाम और मेडिटेट नहीं करती थी मैं कभी नहीं सोती थी। और टच वुड कि मैं सब कोरोना के बीच में रही, लेकिन मुझे कोरोना नहीं हुआ। वो शायद मेरा ये सालों की प्रैक्टिस, मेरी लंग्स कैपेसिटी, मेरा नियमित योग करना, संतुलित आहार लेना, यही कारण हो सकता है। तो सभी को मेरा यही संदेश है योग के लिए। 21 जून के लिए, ये वृद्धावस्था के लिए योग है इस बार, लेकिन योग सभी को करना चाहिए। योग में जैसे हमारे महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें आप कुछ नहीं तो यम अपना आसन और प्राणायाम को तो नियमित लाइफ में अपनाइए और स्वाध्याय जरूर करिए। हमारे गुरुदेव के 3 मैसेज होते थे: कर्म योग कर्म साधना, भाव योग भक्ति साधना, और ज्ञान योग ज्ञान साधना। तो अब कर्म योग से हम कैसे मैसेज देंगे? तो कर्म योग वो है, ऐसा कर्म करिए दिन भर में जिसमें आपको अपनी संतुष्टि मिले कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है या कुछ अच्छा करने का सोचा है जो मैं करूँगा। तो वो कर्मयोग जो आपको खुशी दे। फिर आता है भक्ति योग। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपको हमेशा एक आपके अंदर विश्वास रहेगा, आस्था रहेगी, और जहाँ आस्था होती है वहाँ विश्वास अपने आप आ जाता है। भक्ति मार्ग ईश्वर का मार्ग है जो आपको हमेशा शक्ति और ताकत देगा। फिर आता है हमारा ज्ञान मार्ग, जिसको हम स्वाध्याय कहते हैं। यदि हमको आदत है नियमित रूप से कुछ अच्छा पढ़ने की, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी, हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब हम सोकर उठेंगे तो हमें अंदर से तरोताज़ा महसूस करेंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा निगेटिविटी को यदि इकट्ठा कर रख के सोएगा तो सुबह हमको हमेशा भारीपन लगेगा, और आप उस पोटली को निकाल के फेंक देंगे जो आपने दिन भर की तनाव की पोटली बना के सिर पर रखी है, उसको निकाल के फेंक देंगे। वो उसका तरीका है पर आपका स्वाध्याय करना, कुछ भी अच्छा पढ़िए और नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कई बार ऐसा भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब सुबह सोकर उठते हैं सिर बहुत भारी होता है। जी मैडम, बिल्कुल। तो ये जो तनाव की पोटली हम लोग लेकर के सोते हैं और वो निकल नहीं पाती है, तो वो योग से ही संभव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने से होगा। स्वाध्याय पढ़ाई तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि किताबों से पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया। बिल्कुल पता नहीं क्यों वो आप लोग, और आप देखेंगे कि जब हम जिस किताब को लेकर पढ़ते हैं और आप अपने इस पे पढ़ते हैं, डिजिटल में अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पे पढ़ते हैं, बहुत फ़र्क होता है उसमें। हम जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिस शब्दों को बार बार पढ़ सकते हैं, वो हमारा इस पर नहीं होगा। और पढ़ना सभी को चाहिए,
क्योंकि पढ़ने से, बुक्स से अच्छे कोई दोस्त नहीं हो सकता आपका। बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर शैलजा आज हमारे स्टूडियो में आई, उन्होंने हमारी मेंटल हेल्थ को लेकर के, हमारी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, योग से हम उसे कैसे दुरुस्त रख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमको जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। धन्यवाद संगीता जी, धन्यवाद। तो देखिए, बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होता है, तो आपको सांस पर कंट्रोल अपने करना है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हमारा जीवन है, और सांसों पे कंट्रोल हमें खुद ही करना है, योग हमें खुद ही करना है। तो जब तक हम योग को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो आगे आने वाला जो समय है, जिसको हम अभी मौसमों की तरह देख रहे हैं, कभी गर्मी कभी बरसात, इन सब से भी हमें अपने आप को तैयार करना, और उसके लिए बेस्ट जो रास्ता है वो योग का ही है। तो योग के रास्ते को अपनाइए, योग भगाए रोग बोलते हैं। और इसी के साथ मुझे भी आज्ञा दीजिए, अगले मेहमान के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।